तो आज हम आपके लाए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। और जो सबसे पहले उसमें टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक हम इस वीडियो में करवाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम से की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए समान रूप से उत्तरदायी रहेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जानने से पहले हम उसकी डेफिनेशन डाल देते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री यानी केमिकल, मतलब जिस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में केमिकल का यूज़ हो। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री यानी कि केमिकल, मतलब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसके प्रोडक्शन में केमिकल का यूज़ हो, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इट इज़ ए स्टडी ऑफ प्रोडक्शन It is a study of production of electricity from the energy released during the spontaneous chemical reaction। ये क्या कह रहा है? इट इज़ द स्टडी, ये उस चीज़ की पढ़ाई है जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। कहाँ से? लगातार जो एनर्जी रिलीज होती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो हमारी होती हैं, उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाता है। या फिर किसी केमिकल रिएक्शन से, या फिर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप केमिकल रिएक्शन करवाओगे और किससे करवाओगे, ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी करवाओगे। मतलब ये वाइस वर्सा है। आप केमिकल एनर्जी से, जब कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल रही है, तो आपको पता है रिएक्शन को होने में एनर्जी रिलीज होती है, और वो इस एनर्जी से क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही साइड रिएक्शन है, ये टू साइड रिएक्शन है। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी दे करके वापस से केमिकल रिएक्शन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए हमने इसमें बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी से आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में वापस से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वाइस वर्सा है, मतलब ये रिएक्शन इधर भी है और ये इधर भी है। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, ध्यान रखना। तो अब हम बात करते हैं ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल। देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल आपके मोबाइल बैटरीज है, आपके घर में लगा हुआ इन्वर्टर है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उदाहरण है। इनके अंदर केमिकल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, बाद में वो, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, वापस से वो केमिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने समझ लिया, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल सेल की। तो इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, देखिए। तो इलेक्ट्रिकल सेल ए डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। तो देखिए क्या है, जो सेल है, इलेक्ट्रिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब ये वही बैटरी का काम करता है। सेल्स आपको पता है, एक बैटरी सेल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एक डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के सेल हैं हमारे बेटा। दो प्रकार के सेल कौन कौन से हैं, अब सेल के टाइप पर लेते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, देखिए पूछ लिया जाता है कई बार, टर्म में ऑप्शन टाइप में पूछ लिया जाता है, आपको डेफिनेशन दे के रखेगा, आपसे ऑप्शन पूछ लेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, देखिए, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने के काम में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फंक्शन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फंक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदल रहा था, यानी कि E2C क्या कर रहा था, E2C। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो C2E कर रहा है, यानी कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ध्यान रखना है, दोनों की टर्म आपको ध्यान रखनी है, दोनों की डेफिनेशन ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, और आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हम उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो उदाहरण हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के उदाहरण हैं। तो देखिए ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने जो है टाइप्स और डेफिनेशन पढ़ ली। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। देखिए होता क्या, हम आपको हर चीज़ की इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, दो रॉड होती हैं, एक जिंक की रॉड होती है और एक कॉपर की रॉड होती है। अब हमने दो अलग अलग रॉड इसलिए ली हैं क्योंकि इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आना चाहिए, रिएक्टिविटी का डिफरेंस आना चाहिए। अब उस डिफरेंस से क्या होगा, देखिए डिफरेंस से ये होगा कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो देखिए इसकी थोड़ी सी थ्योरी चेकआउट कर लेते हैं। देखिए इट कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल रोड, ये दो प्रकार की मेटल रोड होती हैं, एक होता है जिंक रोड और दूसरी होती है हमारी कॉपर रोड। कैसी होती है, एक जिंक रोड और एक कॉपर रोड। तो जिंक रोड हमारी ये रही, कॉपर रोड ये रही। अब नोट जो है जिंक रोड को हम क्या मानते हैं भाई, जिंक रोड हमारी एक्ट करती है एनोड की तरह, किसकी तरह, एनोड की तरह। और कॉपर रोड किसकी तरह करती है, कैथोड की तरह, किसकी तरह, कैथोड की तरह। तो जिंक रोड एनोड की तरह और कॉपर रोड कैथोड की तरह हमारी रिएक्शन करती है, हमारी रिएक्ट करती है। और इसकी कंस्ट्रक्शन बता देते हैं हम आपको। सबसे पहले आपको दो बीकर लेने हैं और दो बीकर में एक एक आपको प्लॉटिंग लगानी है, किसकी, जिंक की और कॉपर की, डिफरेंट टाइप की। अब आपको बता दिया डिफरेंट टाइप क्यों लगाया, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ही आसानी से हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा पाएंगे। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो अगर हमें बिजली बनानी है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना जरूरी है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का एक ही कंडीशन पे होगा, जब आपके डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि डिफरेंट रिएक्टिविटी वाली दो इलेक्ट्रॉन लगे होंगे। सेम लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसीलिए एक हाई रिएक्टिव होनी चाहिए और एक लो रिएक्टिव होनी चाहिए। आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कॉपर सबसे नीचे आता है और जिंक इससे ऊपर आता है, ठीक है। तो मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे। तो ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरी खास बात, हमने जो इस रोड है इनको डिप कराया है किसमें, इन्हीं के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इन्हीं के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। और इन्हीं के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्यों डिप कराया है, क्योंकि देखिए जिंक को जिंक के सॉल्यूशन में डालेंगे तो देखिए ये दो हिस्सों में टूटेगा, Zn2+ और SO4 2-। और सेम कॉपर के साथ होगा, कॉपर 2+ और SO4 2-। इसका हम आपको आगे यूज़ बता देंगे क्यों हमने इसका सॉल्यूशन लिया है। अब बीच में आपको ये आप समझो कि इम्पोर्टेंट तो है। देखिए अब एक चीज़ और बता देते हैं कि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि करंट का फ्लो कहाँ होगा। तो ध्यान रखना अपोजिट रहेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो के। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, अपोजिट दिशा में रहेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ याद रखनी है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज की हमने रॉड लेनी है, उन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कराना है, उनको उन्हीं के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कि जिंक की रॉड को ZnSO4 में और कॉपर की रॉड को CuSO4 के अंदर डिप करके रखना है, ठीक है। अब होगा क्या, होगा सर ये कि हमने जो ये रॉड ली है इसको हम, मेन चीज़ क्या है, ये जो मेन चीज़ बना हुआ ना ये है मेन चीज़। ये क्या है, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। क्वेश्चन इसी से बनते हैं सबसे ज़्यादा, साल्ट ब्रिज क्या होता है। देखिए साल्ट ब्रिज क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, सर्कल को कंप्लीट करता है। वो हम आपको बताएंगे कैसे करता है, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसके अंदर दो टाइप की रॉड होती है, जिंक रॉड और कैपर रॉड। अब जो जिंक रॉड है ये किसके काम करती है भाई, ये एनोड की तरह काम करती है। जिंक रॉड किसकी तरह काम करती है, एनोड की तरह काम करती है। और कॉपर रॉड किसकी तरह काम करती है, कॉपर रॉड हमारी कैथोड की तरह काम करती है। जिंक रॉड एनोड की तरह और कॉपर रॉड कैथोड की तरह हमारी ये काम करती है। अब क्या होगा, जो करंट फ्लो इन दिस सेल, जो करंट फ्लो होगा इस सेल के अंदर वो क्या होगा, ड्यू टू द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जो करंट का फ्लो होगा, मतलब जो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा वो किस कारण जाएगा सर, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब एक का रिडक्शन होगा और एक का ऑक्सीडेशन होगा। वो बता देंगे किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा। बस आपको पहले ये ध्यान रखना है कि जिंक एनोड की तरह काम करेगी और कॉपर कैथोड की तरह काम करेगी। C4 कॉपर C4 कैथोड, थोड़ा सा रिलेट कर लेना। दूसरा है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इसमें जो करंट के फ्लो होते हैं ना वो दो कारण से होते हैं, एक तो रेडॉक्स रिएक्शन के कारण होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। अगर इनकी रिएक्टिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
आगे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ड्यू टू द रेडॉक्स रिएक्शन, ड्यू टू द रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा भाई, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे होगा। मतलब एक ऐसा नहीं है कि रेडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड पे हो जाएगी, नहीं। मतलब एक पे ऑक्सीडेशन होगा और एक पे रिडक्शन होगा, वो देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड की, और एनोड पे क्या है, देखिए एनोड पे है हमारा जिंक, तो हम जिंक प्लेट की बात करते हैं सबसे पहले। अब देखो होगा क्या कि जो जिंक की रॉड है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, ज़्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगी। ठीक है, एंड तब क्या होगा, द इलेक्ट्रोड विच लूज इलेक्ट्रॉन विल बी एक्ट एज एनोड। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, वो एनोड की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी, एनोड की तरह काम करेगी। और आपको पता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन 11th क्लास पढ़ा होगा, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो मतलब एनोड वाली रॉड ने, यानी कि जो एनोड पे कौन सी थी, हमारी जिंक की थी, तो जिंक वाली रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन लूज करके वायर के अंदर चले गए। अब वायर के अंदर चले गए तो इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो आपको समझ में आ गया कि जो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो अब क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एनोड से ट्रांसफर करेंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसीलिए क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो पहले क्या था, देखिए जो मेटल की रॉड थी, जिंक की जो रॉड थी, उस रॉड पे से एटम लिए, और एक एटम, एक जिंक ने टूट करके दो इलेक्ट्रॉन निकाले, एक जिंक से दो इलेक्ट्रॉन मिले। अब क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब क्या है, जिंक का जो एटम है ये एटम रहेगा, नहीं रहेगा। आपको पता है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यूज लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, और ये क्या बन जाएगा, आयन। मतलब पहले क्या था, पहले एटम था, अब क्या बन गया, आयन बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज किए। क्यों क्यों लूज किए दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सर एनोड पे था, और एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मीन्स ही होता है इलेक्ट्रॉन का लूज करना। ठीक है, तो जिंक था, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एनोड पे क्या क्या होगा, तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जिंक की जो रॉड है उस पर से एटम टूटेगा, और एटम दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जैसे ही एटम दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयन। अब आपको पता है जो आयन है वो यहाँ नहीं रहेगी। जो अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक ने जो Zn2+ बना है, क्या वो उसको रॉड रखेगी, नहीं, वो कहाँ जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर। इसीलिए हमने आपको बताया कि इसका यूज बात होती है, ZnSO4 के अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी ZnSO4 के अंदर ही तो है Zn2+ और SO4 नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये Zn2+ बना है, ये वाला जो यहाँ पर ये Zn2+ बना है, क्या ये इस रॉड पे लगा रहेगा, नहीं, रॉड तो एटम की है, ये कहाँ जाएगा, आयन के अंदर। तो इसमें टूट के क्या जाएगा, Zn2+ इसमें मिक्स हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो आप सोच रहे हो धीरे धीरे करके इसमें ZnSO4 गिरते जाएंगे, और यहाँ पर ZnSO4 पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव की मात्रा बढ़ती रहेगी। थोड़ा सा कैथोड का भी देख लेते हैं। देखिए कैथोड पे क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कैथोड पे कॉपर है, इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ दिए, अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जा करके कहीं ना कहीं तो जाएंगे, जाएंगे तो किसके पास, कॉपर रॉड के पास जाएंगे। अब कॉपर रॉड क्या है, देखिए कॉपर रॉड पे इलेक्ट्रॉन गए, कॉपर रॉड बनी हुई है कॉपर एटम की। अब एटम को तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो जिक्र छोड़े, नहीं करेगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो ये बोलेगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है तुम मेरे पास तो नहीं, लेकिन मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चला जा। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाने से होगा क्या, अब देखिए ये हो गया। अब क्योंकि ड्यू टू द एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, कॉपर विल एक्ट एज कैथोड, कॉपर कैथोड का काम करेगी। और आपको पता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को लेना प्लस करना क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया, कैथोड यानी कि कॉपर पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। वो कैसे होगा, देखिए कॉप जो मेटल की रॉड थी कॉपर की, वो कॉपर एटम से बनी है। अब वो एटम से बनी है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगी। वो क्या करेगी, वो इससे बोलेगी कि भाई इलेक्ट्रॉन से तुम जो यहाँ से आ रहे हो मेरे पास, आप ट्रांसफर होकर के मेरे सॉल्यूशन में चले जाओ। अब क्यों सॉल्यूशन में क्यों चले जाए, क्योंकि सर सॉल्यूशन के अंदर है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, फिर उससे क्या होगा, तो देखिए कॉपर सल्फेट के अंदर Cu2 पॉजिटिव है। अब ये Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, इसके पास ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये तो आपका नहीं करेगा कुछ भी। तो जो अब ये कॉपर है हमारा, ये कॉपर यानी कि Cu2 पॉजिटिव है, ये किसके अंदर है, ये सॉल्यूशन के अंदर है। तो जो ये Cu2 पॉजिटिव है, ये दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जो वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और क्या बनाएगा, कॉपर मेटल बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर मेटल बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर मेटल। ठीक है, ध्यान रखना। तो होगा क्या
कि जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कॉपर Cu2 पॉजिटिव। अब ये Cu2 पॉजिटिव कहाँ से आया, ये सॉल्यूशन से आया, CuSO4 के सॉल्यूशन से आया, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें रॉड का कोई रोल नहीं है। अब ये क्या बन गया, पहले आयन था, आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया, ये कॉपर का एटम बन गया, कॉपर का एटम बन गया। और अब एटम है तो आपको पता है सेम कंडीशन है, एटम है तो क्योंकि जो कॉपर Cu2 पॉजिटिव था वो तो इस आयन वाले का ही था ना भाई, इस आयन वाले का, तो वो एटम बन गया। अब एटम क्या, ये आयन का सॉल्यूशन एटम को रखेगा नहीं, फिर वो क्या होगा, जो एटम बनेगा वो इस रॉड पे चला जाएगा और ये रॉड धीरे धीरे करके मोटी होती जाएगी, और ये रॉड जिसपे से एटम टूट टूट के नीचे गिर रहे थे यानी कि Zn2+, ये धीरे धीरे करके पतली हो जाएगी, मतलब ये रॉड मोटी होने लगेगी और ये रॉड पतली होने लगेगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब इस पे एटम कहाँ से आ रहे हैं, एक्स्ट्रा एटम ही हमारे यहाँ से आ रहे हैं। अब देखो आप एक चीज और गौर करोगे, जैसे जैसे इसमें से Cu2 पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कॉपर मेटल बनते रहेंगे तो आप ध्यान रखोगे एक समय ऐसा आएगा कि इसमें SO4 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और Cu की कम रह जाएगी, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर Zn2+ गिर रहे थे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर गया, तो ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, बाद में काम आएंगी। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, SO4 बढ़ रहा है क्योंकि कॉपर जा रहा है, और इस पर Zn+ आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो अब बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की। तो देखिए ये हमने एनोड की रिएक्शन लिख ली है, कैथोड की रिएक्शन लिख ली। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपसे ओवरऑल रिएक्शन पूछता है। तो ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे बनाएंगे, तो पहले हम एनोड की रिएक्शन लिख लेते हैं और कैथोड की। देखिए ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट तरफ को एक तरफ लिख लेते हैं। तो रिएक्टेंट तरफ सबसे पहले क्या है, Zn, उसके बाद क्या है Cu, तो Zn+Cu2 पॉजिटिव, एरो लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या है Zn2+ और Cu, इतना ही सिंपल है। आपने क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन है कॉमन है उनको काट देना है, बाकी को रिएक्टेंट वाले को एक तरफ और प्रोडक्ट वाले को एक तरफ आपने जोड़ के लिख देना है। तो Zn+Cu ये एक साथ आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट की तरफ थे, और Zn2++ में Cu ये प्रोडक्ट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया भाई, ये हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई, क्या आ गई, ओवरऑल सेल रिएक्शन, क्या आ गई, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई। अब बात करते हैं हम सेल रिप्रेजेंटेशन की। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उससे भी सिंपल है सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए आपने क्या करना है, आपने पहले एनोड को उठा लेना है। तो पहले क्या था, Zn एटम था, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया, आयन, मतलब रिएक्टेंट की तरफ Zn था और आयन की तरफ आयन कहाँ चला गया, प्रोडक्ट की तरफ। तो आपने क्या किया, Zn और ये एरो और Zn2+ ये प्रोडक्ट। तो आपने Zn इलेक्ट्रॉन को हटा करके Zn एटम और Zn आयन को, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, दोनों को एक तरफ लिख दिया। अब डबल एरो लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, फिर से वही कॉपर का रिएक्टेंट को आप आगे लिखेंगे और प्रोडक्ट को पीछे लिखेंगे। तो आगे होगा सेल रिप्रेजेंटेशन करना, पहले एनोड को लिख लो, Zn से Zn2+ बना तो ये हो गया हमारा एनोड वाला, और उसके बाद कॉपर का कैथोड वाला। ये क्या है, ये सेल का डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल ओवरऑल सेल रिएक्शन हमने आपको लिखनी बता दी। ओवरऑल सेल रिएक्शन में दोनों को जोड़ करके लिख दो, और इसमें क्या कर दो, इसमें बस जो आपने कैथोड एनोड के अलग अलग जो रिएक्शन निकाली थी उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक साथ लिख दो। अब बात करते हैं ये साल्ट ब्रिज क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। साल्ट ब्रिज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब देखो आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ पे कुछ बताया था कि यहाँ पर जो Zn2+ है जो गिर रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज को हैवी कर देगा, और इधर से कॉपर Cu2 पॉजिटिव जा रहे थे और वो इस रोड पे चिपक रहे थे, और यहाँ पर क्या रह गया था, सिर्फ SO4 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज को डोमिनेट कर देगा। अब देखिए होगा क्या, अब गौर से सुनना मेरी बात को, जब यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि Zn2+ डोमिनेट कर गया और यहाँ पर आपका SO4 नेगेटिव डोमिनेट कर गया, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर गया, तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्या ये जाते रहेंगे, भाई Zn पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्या कहेगा, जब ये इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो ये क्या कहेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन तुम बाहर कहाँ जा रहे हो, मुझे जरूरत है तुम मेरे पास ही रहो। और SO4 नेगेटिव क्या कहेगा, भाई SO4 2 नेगेटिव ये कहेगा सर मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तुम मेरे पास आ क्यों रहे हो। अब क्या कंडीशन फंसी, कंडीशन ये फंसी कि SO4 नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता और ZnSO4 इस इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहता, ये देगा ना नहीं चाहता और ये लेना नहीं चाहता, उससे इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फ्लो है वो रुक जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने बंद हो जाएंगे। वो आने नहीं दे रहा है, ये ले नहीं रहा है। जब कोई चीज़ आने ही नहीं दे रही है और दूसरा ले नहीं रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रुक जाएगा। लेकिन क्या मेरा सेल पूरा यूज हुआ, नहीं, अभी मेरे पास मटेरियल काफ़ी बच रहा है, मटेरियल तो मेरे पास काफ़ी है, मटेरियल तो मेरे पास भरपूर है, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब ऐसे में क्या करें, हमारा तो नुकसान हो जाएगा, पूरी सेल यूज नहीं होगी। अब ऐसे में एंट्री होती है भाई साहब इसकी, इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट एक पुल का नाम काम करता है, ब्रिज का काम करता है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर जेली फॉर्म में
कुछ सॉल्यूशन बने पड़ते हैं, और वो कैसे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो रिएक्शन के अंदर रिएक्ट नहीं करते, वो क्या करेंगे, देखिए जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो जो इसके अंदर सॉल्यूशन बना है, जैसे कि इसके अंदर मान के चलो KCl बना है, तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये टूट जाएगा। अब आपको पता है पॉजिटिव है किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ, और जो ये Cl नेगेटिव है किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। अब होगा क्या, जो ये KCl है इसने जो पॉजिटिव चार्ज दिया यानी कि K पॉजिटिव, वो SO4 का जो नेगेटिव बढ़ रहा है उसको घटाएगा, यानी कि किस में कन्वर्ट कर देगा, K2SO4 में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ से जो Cl निकला है वो Zn को किस में कन्वर्ट कर देगा, ZnCl2 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पर जो बढ़ा हुआ चार्ज था पॉजिटिव, उसको Cl नेगेटिव ने न्यूट्रल कर दिया, और जो यहाँ पर SO4 नेगेटिव बढ़ रहा था उसको K पॉजिटिव ने न्यूट्रल कर दिया। मतलब अब सिंपली बात करें तो यहाँ पर जो चार्ज बढ़ा था वो डाउन, और यहाँ पर जो चार्ज बढ़ा था वो डाउन। अब हमारा न्यूट्रल है, तो जैसे ही न्यूट्रल होगा फिर से इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देंगे, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी फिर से सप्लाई होनी चालू हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया साल्ट ब्रिज का क्या काम है। साल्ट ब्रिज का काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखना, कि किसी भी तरफ कोई भी चार्ज ज़्यादा बढ़े नहीं, ठीक है। जैसे ही बढ़ेगा वो K पॉजिटिव, अगर नेगेटिव बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव उसके पास चला जाएगा, और अगर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो नेगेटिव उसके पास चला जाएगा। यही हमारा यहाँ पे हुआ था। फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से क्या होगा, हमारी अब पूरी इलेक्ट्रोड पूरी यूज में आ जाएंगी, और ये इनर्ट है तो इनर्ट का मतलब है ये रिएक्शन के अंदर खुद भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, साल्ट ब्रिज हमारे सर्किट को कंप्लीट कराता है। पहला कंप्लीट सर्किट कराता है, दूसरा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मैनेज करता है, तीसरा क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। किसका, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट आपको मिलता रहे, बैटरी आपकी बंद ना पड़े। अब साल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए साल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ लेते हैं, वैसे हमने आपको बता दिया। तो साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड ट्यूब। यू शेप्ड मतलब यू के आकार की एक ट्यूब होती है, जिसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के भरे होते हैं, जैसे कि KCl हो सकता है, KNO3 होता है, K2SO4 हो सकता है। अब इनका क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, देखिए इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोलाइट को मिक्सिंग होने से रोकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को। दूसरा, ये इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, अगर ये नहीं रहेगा तो आपका एक समय के बाद सेल रुक जाएगा। और तीसरा, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट ना करे, कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज डोमिनेट ना करे। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसकी भी हमने डेफिनेशन लिया। तो एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट टेक्स प्लेस इन द रेडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता है, बस ये क्या करता है, कंप्लीट करता है इलेक्ट्रोसाइट को। तो मतलब जो KCl है ये भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, KNO3 भी, और ये K2SO4 भी। मतलब सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो साल्ट ब्रिज के अंदर चीज़ें बढ़ी है, इनर्ट है मतलब ये रिएक्शन नहीं करेंगे, ये रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, जो बढ़ा हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको गैल्वेनिक सेल, साल्ट ब्रिज के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।